हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जिस प्रकार से आपने हमारी पहली क्लास को इतना प्यार दिया और मैं भी कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। और जिस प्रकार से आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमारे अंदर भी एक अलग सी एनर्जी आती है कि हम भी हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकें। तो प्लीज़ ऐसा प्यार हमारे ऊपर बनाए रखना। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ज़रूर थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है क्योंकि जो हम रिकॉर्डिंग के लिए जो कैमरा यूज कर रहे हैं वो मोबाइल का ही है। तो आप भी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो हमारी वीडियो की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्लास पर कि हमारा जो चल रहा था भारत का संविधान उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी और रेगुलेटिंग एक्ट को समझा था 1773 का। और आज हम बात करेंगे वो करेंगे उससे आगे 1781 का जो बंदोबस्त एक्ट था उसके बारे में। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, और इसको क्यों लाया गया? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1781 का बंदोबस्त एक्ट है जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं वो लाया गया था। और इसके अंदर क्या क्या किया गया वो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, फिर भी मैं आपको बेसिक से जानकारी बता देता हूँ कि पहला तो काम इसका ये कि इसको लाया क्यों गया, क्योंकि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको लाया गया था। और एक दो बातें और इसकी महत्वपूर्ण है, वो एक तो ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसके दायरे से बाहर कर दिया, यानी कि उसकी जो भी कार्य प्रणाली है उसको जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसके अंदर नहीं लाया गया, मतलब कि उसके दायरे में नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इच्छा से अपने तरीके से भारत में व्यापार कर सकती थी। तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के व्यापार सर्वोच्च न्यायालय का जो दायरा था उसके दायरे से बाहर रखा। और दूसरी बात क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसमें जो प्रांतीय जो भी मुद्दे थे उनको भी लेकर जाया जा सकता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय है उनके जो भी मामले हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जाए, तो कहाँ लेकर जाया जाए? उनको लेकर जाया जाए जो भी वहाँ का गवर्नर है तो उसकी जो काउंसलिंग बनी हुई है वहाँ पर उनको लाया जाए, है ना। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ जो प्रांतीय मामले थे उनको नहीं लाया जाए। ये दो बातें इसकी महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी? पहली तो क्या, जो इसका उद्देश्य था वो था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। दूसरा काम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम के दायरे से बाहर रखा। और तीसरा काम क्या कि जो प्रांतीय मामले थे, प्रांतीय न्यायालयों के जो भी मामले थे उनको कहा गया कि आप उसकी अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ना जाकर आप कहाँ जाओ, आप जाओ गवर्नर काउंसलिंग में, है ना। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखने के लिए थी। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी अब बात करते हैं कब की। अब बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे और बात करते हैं 1783 की। कब की बात करते हैं? 1783 की। ठीक है, तो बात है 1783 की। और जो 1773 में है प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। तो 1783 में भी लॉर्ड नॉर्थ ही प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके सहयोग के लिए एक फॉक्स नाम का व्यक्ति और होता है। कौन? फॉक्स। ये इसका सहयोगी होता है। प्रधानमंत्री तो यही है लेकिन इसका सहयोगी है वो है फॉक्स। तो ये दोनों बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात चल रही होती है इनके अंदर, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये फॉक्स कहता है कि हमने ईस्ट इंडिया को भेज तो किसके लिए रखा था? हमने भेज तो उसको व्यापार करने के लिए रखा था, लेकिन वो करने क्या लग गई? वो करने लग गई राजनीति। तो क्यों ना हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दो भागों में विभाजित कर दें। एक तो क्या कि व्यापार कर ले एक भाग तो, और दूसरा क्या करे? सिर्फ राजनीति करे। ये बात रखी किसने? फॉक्स ने। और किसको बताया? लॉर्ड नॉर्थ को। तो जिस तरह से लॉर्ड नॉर्थ को बताया तो वो पहले उसको जवाब देता है कि पहले इस पर विचार करेंगे फिर सोचेंगे इसके बारे में। तो 2-4 दिन
लॉर्ड नायर साहब है वो विचार विमर्श करते हैं और सोचते हैं कि जो फॉक्स कह रहा है वो बात तो सही कह रहा है, क्यों ना हम इनको दो भागों में बांट दें। तो क्या करता है लॉर्ड नॉर्थ, अपनी जो कॉमन सभा होती है, यानी जिस प्रकार से अपने यहाँ पे लोकसभा होती है उसी प्रकार वहाँ पर क्या है उसकी संसद में कॉमन सभा, क्या करता है वो कॉमन सभा में जो लॉर्ड नॉर्थ है वो फॉक्स का जो बिल है जिसको नाम दिया गया फॉक्स इंडिया बिल, इसको प्रस्तुत करता है। कहाँ पर प्रस्तुत करता है? कॉमन सभा में। लेकिन क्या होता है कि कॉमन सभा इसको पारित नहीं करती है। तो पारित नहीं करेगी तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, वहां की गिरेगी कि नहीं गिरेगी। जिस प्रकार से आप समझना भारत में क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, या तो मंत्री करेगा या फिर संसद के सदस्य करेंगे। लेकिन जो मंत्री करता है उसको क्या कहते हैं हम? सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? पहले कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में। तो जैसे ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, कहाँ पर? लोकसभा में। और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर ये लोकसभा में ही पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी भारत की। क्यों गिरेगी? क्योंकि जब सरकार का ही आदमी, ये कौन हुआ? सरकार का ही आदमी हुआ, क्योंकि सरकार का ही मंत्री है। अगर सरकार का मंत्री ही कोई प्रस्ताव ला रहा है और वो प्रस्तुत नहीं हो, वो पारित नहीं होता है तो क्या होगा? वहां की सरकार गिरेगी। क्योंकि वहीं का मतलब जब सरकार में आपस में एकता नहीं है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसकी सामूहिकता नहीं है तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। तो यही काम कहाँ होता है? ये काम होता है ब्रिटिश में, और ब्रिटिश की सरकार गिर जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये पहली बार ऐसा होता है कि बात किसकी हो रही होती है? भारत की। और भारत के संबंध में सरकार किसकी गिरती है? ब्रिटिश की जो सरकार है वो गिर जाती है। तो किसके चक्कर में गिरी वो? भारत के चक्कर में। तो ये ध्यान रखना आप। और सरकार गिरेगी तो क्या होगा? नई सरकार बनेगी। और तो बात कब की? अब 1784 की। कब की? 1784 में नई सरकार बनती है। और जो प्रधानमंत्री के रूप में बनकर आते हैं वो आते हैं कौन? विलियम पिट। कौन बनकर आते हैं? विलियम पिट। इनको नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो बिल था उसको लेकर आते हैं और पारित करवा लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? पारित करवा देंगे। और जो 1784 का जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो इसी के नाम पर पढ़ेंगे, जिसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। और क्या किया इसने आते ही? किसने? कौन था? विलियम पिट्स ने। पिट ने, है ना। इसने क्या किया? जो फॉक्स ने जो बिल लाया था उसी के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दो भागों में बांट दिया। एक को तो क्या नाम दे दिया? जो व्यापार करेगी उसको व्यापार, और दूसरा क्या करेगी? दूसरा करेगी राजनीति। ठीक है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो व्यापार करने के लिए और एक राजनीति। व्यापार कौन कर रहा है? व्यापार कर रहा है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीति करेगा उसको नया नाम दिया गया और नई समिति के गठन किया गया, उसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको क्या नाम दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे 24। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो रखी गई 6। ठीक है, कितनी सदस्य संख्या? 6। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसकी स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 1600 में की गई थी। यहाँ तो सिर्फ दो भागों में बांटा है। लेकिन अगर पूछे आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब की गई, तो ये स्थापना की गई है 1784 में। ठीक है, तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होना। इसमें सदस्य रखे गए 6 और इसमें सदस्यों की संख्या थी 24। और ये क्या काम करेंगे? ये करेंगे व्यापार और ये क्या करेंगे? राजनीति। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि किस प्रकार की व्यवस्था हो गई? दोहरी व्यवस्था हो गई। ये दो भागों में बांट दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये चीज ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में पहली बार दोहरा शासन की व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, कब अपनाई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? द्वंद्व शासन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो 1784 में पहला काम तो क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनको दो भागों में बांट दिया गया। फिर बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम क्या किया गया? जो कि मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
उसका जो भी भारत में जितना भी क्षेत्र था, मतलब उस पर जितना भी भारत के क्षेत्र पर शासन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या कहा गया, उसको कह दिया गया, यानी कि उस पर क्या किया गया, ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। किस पर किया कर रहे हैं ये प्रभुत्व घोषित, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, यानी कि जिस पर जितना भी भारतीय क्षेत्र था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन करती थी, उस क्षेत्र को क्या किया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। और उस क्षेत्र को क्या कहा गया, उसको एक नया नाम दिया गया, वो भी आप ध्यान रखना, उसको नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में कर रहे हैं तो क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र। तो आपसे ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन जो भारतीय क्षेत्र था उसको किस एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र कहा गया, तो कौन सा एक्ट था, वो था 1784 का एक्ट। ठीक है, तो ये इसकी दो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखने वाली थी, तो यहाँ से आपके अक्सर प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले एक्ट की, और अगला एक्ट कब आया, 1813 में। कब, 1813 में। तो चलते हैं 1813 पर और बात करते हैं 1813 की। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं 1813 पर। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं वो अपन समझते हैं पहले। ठीक है, तो एक तो आप मुझे बताओ कि एकाधिकार, क्या एकाधिकार और अधिकार, इन दोनों में क्या अंतर है, अधिकार किसको कहते हैं, एकाधिकार किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना। एकाधिकार तो क्या होगा, जिस पर एक का ही अधिकार हो उसको एकाधिकार कहेंगे, और अधिकार किसको कहेंगे, जिस पर सबका अधिकार हो उसको अधिकार कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकाधिकार तो क्या हो गया, जिस पर एक का अधिकार हो, और अधिकार क्या हो गया, जिस पर सभी का अधिकार हो। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ था, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे 1813 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले तो क्या किया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को छीन लिया गया। क्या किया गया, एकाधिकार को छीन लिया गया, और क्या किया गया, उससे कहा गया कि आप अब व्यापार नहीं, जो व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ था उसको छीन लिया गया, और कहा गया कि आप क्या करोगे, सिर्फ चाय का ही व्यापार कर सकते हो, चाय के अलावा आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करोगे, यानी कि व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। ठीक है, और सिर्फ किस पर रहा, चाय पर। और चाय के अलावा एक चीज और अपन पढ़ते हैं कि चाय के अलावा चीन पर भी जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बना रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से अपन समझे इसको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, उसी प्रकार चीन में भी व्यापार कर रही थी, तो इसीलिए अपन वो लाइन पढ़ते हैं कि 1813 था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो सिर्फ चाय और चीन पर ही था, यानी कि वो कहाँ पर व्यापार कर सकती थी, वो चीन में व्यापार कर सकती थी और भारत में सिर्फ चाय पर व्यापार कर सकती थी, और एकाधिकार छीन लिया गया। और क्या कहा गया, और इस एक्ट में कहा गया कि अब भारत में, कहाँ पर, भारत में कोई भी ध्यान देना, कोई भी यूरोपियन, कौन सी, यूरोपियन कंपनी या फिर कह सकते हो आप व्यक्ति अब व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान देना, पहली बात तो क्या कहेगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को छीन लिया गया, व्यापार करने के एकाधिकार को सिर्फ क्या दिया गया, चीन और चाय पर व्यापार करने का अधिकार। और क्या कहा गया कि भारत में आप कोई भी यूरोपियन कंपनी या व्यक्ति है वो व्यापार कर सकता है, यानी कि उसको तो अधिकार दे दिया गया यूरोपियन कंपनी या व्यापार को, अब कोई भी जाकर भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, सिर्फ चाय और चीन पर ही व्यापार करेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई एक तो। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। तीसरी बात पर ध्यान देना, तीसरी बात क्या कहेगी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिक्षा है, पहली बार ऐसा कह रहे हैं शिक्षा के ऊपर, और अपन पढ़ाई करते हैं तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा कहा गया जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा कि अब आप क्या करोगे, भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए सालाना, यानी कि आप
ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहा गया कि 1 लाख रुपए आप सालाना खर्च करोगे, किस पर? शिक्षा पर। भारतीयों की शिक्षा पर आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करोगे। ठीक है, एक बात ये कही गई। और एक बात और कही गई कि आप अब क्या करोगे? 20,000 सैनिक, कितने? 20,000 सैनिक अपने खर्च पर, यानी कि उनका खर्चा कौन उठाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने खर्च पर कहाँ रखोगे? भारत में। अपने खर्च पर भारत में रखोगे। ठीक है, ये और कहा गया कि एक तो 1 लाख सालाना खर्च करोगे शिक्षा पर और 20,000 सैनिक अपने खर्च पर रखोगे। ठीक है, और एक बात और कही गई, वो क्या थी कि अब जो ईसाई मिशनरियां थी उनको क्या कहा गया कि आप क्या करोगे? भारत में जाकर तो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? ईसाई जो मिशनरियां थी उनको भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया। उनको कहा गया कि अब आप भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक चीज और है, उसको आप ध्यान रख लेना कि पहले क्या होता था। छठी बात है, बात तो गई ना। तो पहले क्या होता था कि जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल होते थे, उनको कौन नियुक्त करता था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त करती थी। लेकिन जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसके तहत क्या किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर जनरलों की नियुक्ति कौन करेगा? अब करेगा जो ब्रिटिश का महाराज वो सम्राट है वो करेगा, है ना। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, तो जो नियुक्ति के संबंध में अधिकार था वो किसको दे दिया गया? ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली 6 चीजें थी। पहली तो क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो एकाधिकार मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय और चीन पर अधिकार छोड़ा, और भारत में कोई भी यूरोपियन कंपनी अब व्यापार करने के लिए भारत में स्वतंत्र थी। और तीसरा काम किया गया कि 1 लाख रुपये आप सालाना जो भारत की शिक्षा है उस पर खर्च करोगे। अगला काम किया गया कि आप 20,000 सैनिक है वो अपने खर्च पर भारत में रखोगे। और अगला काम किया गया कि ईसाई जो मिशनरियां थी उनको भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये 1813 की महत्वपूर्ण बातें थी, इनको अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपन अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले जो एक्ट है उस पर। तो 1813 के बाद एक्ट आता है 1833 का। ठीक है, 1833 के एक्ट की बात करते हैं। बात करते हैं 1833 के एक्ट की। देखो ध्यान देना, 1813 में क्या हुआ था? 1813 में क्या किया था? जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था और सिर्फ किस पे छोड़ा था? चीन और चाय पर। तो ध्यान देना, इसमें 1833 में क्या किया? पहला काम तो यही किया गया, जो चीन और चाय पर एकाधिकार मिला हुआ था, एकाधिकार मिला हुआ था उसको क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया 1833 में? जो 1813 में जो चीन और चाय पर एकाधिकार मिला हुआ था व्यापार करने का, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया। अब क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? व्यापार बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहां पर? भारत में। तो ये चीज ध्यान रखना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को, एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी कि अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने की अनुमति थी वो कब खत्म कर दी गई? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी है व्यापार नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो इसलिए कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी? सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी, यानी कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको देखेगी। तो ध्यान रखना, अब क्या करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी। ठीक है, कौन कर रहा है? करेगी ये करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो व्यापार करने के लिए दे रखा है उसको समाप्त नहीं किया है, सिर्फ क्या किया गया है? जो व्यापार करने का अधिकार है उसको समाप्त किया है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, और जो राजनीतिक कार्य वो कौन कर रहा है? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, अब क्या करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी। तो पहला काम तो 1833 चार्टर एक्ट में यही किया गया। फिर ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरा काम क्या किया गया
कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको बना रहे हैं, जो बंगाल का गवर्नर है उसी को, है ना। तो ध्यान रखना, आप क्या कहेंगे, अब भारत का गवर्नर जनरल, और सॉरी, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि भारत का गवर्नर जनरल था वो तो कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर पूछे आपसे उल्टा इसका कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये ध्यान रखना, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और जो भारत का गवर्नर जनरल था इसको एक और आदेश दिया गया कि अब क्या करोगे आप, अब भारत के लिए जो शासन व्यवस्था है उसको आप ही देखोगे, यानी कि जो राजनीतिक कार्य है वो कौन करेगा, भारत का गवर्नर जनरल, यानी उनके लिए कानून निर्माण कौन करेगा, कानून निर्माण भारत का गवर्नर जनरल करेगा। और भारत गवर्नर जनरल के लिए सहयोग के लिए 4 सदस्यीय व्यवस्था भी थी, यानी 4 सदस्य उनको इसकी सहायता के लिए दे रखे थे। और 4 सदस्य और जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अब भारत के लिए कानून निर्माण करेगा। ठीक है, और एक चीज और कही गई, वो क्या कही गई, ये जो 4 सदस्य थे इनमें से एक को क्या बनाया गया, एक को विधि सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, विधि सदस्य। तो ध्यान रखना, पहला जो विधि सदस्य बना था वो कौन था, वो था लॉर्ड मैकाले। कौन था, लॉर्ड मैकाले। तो ये ध्यान रखना कि जो विधि सदस्य है उसका प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। और जो पहले विधि सदस्य बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होती है कि पहला काम तो क्या किया गया 1833 चार्टर एक्ट में, कि जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया। और क्या किया, सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और कहा गया कि आप जो भारत के लिए कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा भारत का गवर्नर, और भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया है वो, और उसके 4 सदस्य जो मंत्रिमंडल है वो। और 4 सदस्यीय मंत्रिमंडलों में एक विधि सदस्य भी बनाया गया, और विधि सदस्य कौन बना, पहला लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। और इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तीसरा काम, लॉर्ड जो मैकाले था उसकी अध्यक्षता में, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1833 की, तो 1834 में। ध्यान रखना, 1834 में क्या किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना कर दी। किसकी, विधि आयोग की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विधि आयोग की स्थापना कब की गई, 1834 में। किस एक्ट के तहत की गई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो विधि आयोग थे इसमें 4 सदस्य रखे गए थे, कितने, 4 सदस्य। तो आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए कि जो विधि आयोग की स्थापना की गई है तो कोई ना कोई काम तो होगा जिसके कारण विधि आयोग की स्थापना की गई, या इसको कोई काम सौंपा गया होगा, तो इसीलिए विधि आयोग की स्थापना की गई होगी। तो जो विधि आयोग का काम था वो क्या था, कि विधि आयोग क्या करेगा, विधि आयोग है वो क्या कार्य करेगा, वो क्या करेगा, जो भारत में अभी तक कानून जो आ गए हैं, यानी कि जो 1833 तक, यानी कब तक, 1833 तक जो कानून नियम आए हैं उनको क्या करेगा, लिपिबद्ध करेगा। यानी कि आ गए हैं उनको प्लस आएंगे, यानी कि 1833 के बाद आएंगे ना, उनको उसमें एक विधिवत, यानी कि एक जगह कहीं पर भी विधिवत तरीके से लिखेगा। ठीक है, और आएंगे उनको क्या कहेंगे, उनको नाम दिया गया अधिनियम, अधिनियम। तो ध्यान रखना, क्या कहा गया, जो 1833 से पहले के थे उनको तो क्या कहा गया, कानून या नियम। और 1833 के बाद जो आएंगे उनको क्या कहा गया, अधिनियम। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 1833 के बाद जो भारत के लिए कानून या नियम आए उनको क्या कहा गया, तो उनको कहा गया अधिनियम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना।
ये इस 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख बातें थी। पहली बात तो थी यही कि एक अधिकार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ राजनीतिक कार्य सौंपे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक को और उसके 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार है वो दिया गया। और उनमें से 4 जो सदस्य थे उसकी सहायता के लिए भारतीय गवर्नर की, उनमें से एक को विधि सदस्य बनाया गया और पहला विधि सदस्य बना लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग की स्थापना किस काम के लिए की गई? तो ये की गई जो नियम आ चुके हैं और जो आएंगे उनको विधिवत तरीके से लिखने के लिए इस विधि आयोग की स्थापना की गई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो यही हमारा 1833 का एक्ट है, चार्टर एक्ट, वो समाप्त होता है और हम आगे बढ़ते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पर। ठीक है, ध्यान रखना वो अधिनियम और कानूनों को 1833 से पहले तो जो भी राजलेख थे उनको कानून कहा गया, कानून और नियम, और 1833 के बाद वालों को अधिनियम। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन 1853 की। तो ध्यान रखना कि पहले बात तो क्या 1853 में क्या हुआ कि ना जो चार्टर एक्ट चल रहे थे उनका ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्यों था? क्योंकि आप ध्यान देना 1857 में क्रांति हो गई और 1857 जैसे क्रांति हुई तो क्रांति के बाद जो 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी उसे शासन छीन लिया गया और ये शासन किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश सम्राट के हाथों में, है ना। तो ध्यान रखना कि पहली बात तो इसकी यही कि जो चार्टर एक्ट थे उनकी श्रृंखला में ये अंतिम चार्टर एक्ट था, है ना। चार्टर एक्टों की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट। ठीक है, अंतिम चार्टर एक्ट। ठीक है, और अब ध्यान देना दूसरा काम क्या किया गया? जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी? टुकड़े कर रही थी बार बार। पहले तो उसने 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? व्यापार और राजनीतिक। अब क्या कर रही है यहाँ पर आकर 1853 में जो राजनीतिक कार्य है उसको भी 2 भागों में बांट रही है। कौन कौन से? तो ध्यान देना जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके राजनीतिक कार्य हैं उनको 2 भागों में बांट रही है। कौन कौन से? पहला तो प्रशासनिक और दूसरा विधायी। ध्यान देना मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जो प्रशासनिक कार्य है वो कौन करता था? कार्यपालिका ही करती थी। ठीक है, और जो विधायी कार्य थे वो कौन करती थी? विधायी कार्य कौन करता था? विधायी कार्य जो विधान परिषद थी वही। ठीक है, राज्य में विधान परिषद थी तो वो विधायी कार्य करती थी। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो कार्यपालिका थी उसको तो क्या कहा गया? उसको कहा गया कार्यकारिणी। ठीक है, कार्यकारिणी। और जो विधायी कार्य थे वो विधान परिषद को ही कहा गया। और इसमें ध्यान रखना इसमें 12 सदस्य को चयनित किया गया विधान परिषद के लिए जो क्या करेंगे? इसके लिए कानून बनाएंगे। और कानून को लागू कौन करेगा? प्रशासनिक यानी कार्यकारिणी। और कार्यकारिणी में कौन था? गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य जो उसको सहयोग करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना राजनीतिक कार्य किया जाते थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। एक तो प्रशासनिक और विधायी। विधायी कार्य थे वो विधान परिषद करती थी और प्रशासनिक कार्य कौन करती थी? कार्यकारिणी। ठीक है, और विधान परिषद थे इसमें 12 सदस्यों का चयन किया गया था। और जो न्याय कार्य थे वो तो आपको पता ही 1773 में न्यायपालिका बना दी थी। तो कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये 2 मुख्य बातें हो गई। और तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात कौन सी थी? तो इसमें क्या किया गया कि जो आपकी फिलहाल वर्तमान में जो ये भर्ती परीक्षाएं होती है वो कौन सी प्रक्रिया से होती है? उनका आप क्या कहते हो? खुली भर्ती या फिर ओपन भर्ती। तो इसके बारे में भी कहा गया कि अब क्या होगी? खुली भर्ती प्रक्रिया लागू होगी। यानी कि जो वर्तमान में हम देखते हैं जो हम परीक्षाएं देते हैं, जैसे आप कोई परीक्षा दे रहे हो तो वो किस प्रकार की भर्ती है? खुली भर्ती। क्यों है खुली भर्ती? क्योंकि उसमें सिर्फ एक क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता है कि या तो आप BA चाहिए या फिर 12वीं चाहिए। और उसमें जो भी 12वीं पास है वो कोई भी यानी प्रत्येक नागरिक उस फॉर्म को भर सकता है। तो ध्यान देना ये वही खुली भर्ती प्रक्रिया है। तो कब स्टार्ट की गई थी? ये 1853 में पहली बार स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। और अब चौथी बात की बात कर लेते हैं। इसमें चौथी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी? तो इसमें क्या किया गया कि जो विशिष्ट सेवा के लिए नागरिक थे उनको जो पहले क्या था
कि जो विशिष्ट सेवा के जो भी कार्य थे उनमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन क्या किया गया, एक कमेटी गठित की गई। कौन सी कमेटी? मैकाले कमेटी, मैकाले कमेटी। और ये क्यों की गई? ये सुझाव देने के लिए की गई कि जो विशिष्ट नागरिक है, जो विशिष्ट नागरिक सेवाएं हैं, उनमें भारतीयों को शामिल किया जाए। उसमें सुझाव देने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? मैकाले कमेटी। तो इसका संबंध किससे था? इससे था विशिष्ट, ध्यान देना, विशिष्ट नागरिक सेवा से। और आप जानते हो विशिष्ट नागरिक सेवा कौन सी होती है? यानी जो बड़े ऑफिसर होते हैं ना, IAS IPS, उनके लिए। तो पहली बार कब गठित की गई कमेटी? ये की गई थी 1853 में। तो ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली थी कि ये चार्टर एक्टों का चार्टर एक्ट थे, उनकी संख्या में अंतिम चार्टर एक्ट था। और जो राजनीतिक में बांटे हुए राजनीतिक कार्य थे उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया, प्रशासनिक और विधायी। और एक खुली ओपन भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। और एक कमेटी गठित की गई थी, मैकाले कमेटी, जो क्या कार्य करती थी? वो क्या कार्य करेगी? वो करेगी जो भी विशिष्ट नागरिक सेवाएं है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसके संदर्भ में वो क्या करेगी? सुझाव देगी। तो ये प्रमुख बातें थी 1853 की। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला एक पढ़ेंगे अपन कब? 1858 का। और 1858 में ध्यान रखना क्या हुआ, जो भारत का कार्यभार था वो किसके हाथों में चला गया? वो चला गया ब्रिटिश सम्राट के हाथों में, है ना। तो ध्यान देना कि जो 1858 का चार्टर एक्ट है उसको क्या नाम दिया गया? उसका नाम चार्टर एक्ट से बदलकर नाम दिया गया भारत सरकार, या फिर कह सकते हैं आप शासन अधिनियम, अधिनियम। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान देना आप कि जो भारत सरकार और शासन अधिनियम है, इन अपन 3 ही ऐसे अधिनियम थे जिनको अपन भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम कहेंगे। कौन कौन से? एक तो गया 1858 का, और एक 1919 का। कौन सा? 1919 का। एक 1935 का। तो ये चीज आप ध्यान रखना, खासकर सिर्फ 3 ही ऐसे अधिनियम थे जिनको भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और इनके अलावा जो भी अधिनियम थे, यानी कि अन्य जो अधिनियम थे, कौन कौन से आप कह सकते हो? जैसे 1858 के बाद आया 1861 का, 1861 का, 1861 के बाद आया 1892 का। ठीक है। इसके बाद आया 1909 का। तो इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया भारत परिषद अधिनियम। क्या कहा गया? भारत परिषद। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो 1858 था, 1919 था और 1935 था, ये तीनों अधिनियमों को क्या कहा गया? भारत शासन या फिर भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम। और इसके अलावा जो भी अधिनियम थे, यानी 1861 का कह सकते हो, 1892 का या फिर 1909 का, इनको क्या कहा गया? इनको भारत परिषद अधिनियम कहा गया। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। जो 1919 का अधिनियम था उसका नाम क्या था? तो ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है। तो इनको थोड़ा सा इसी जानकारी हो रहा है वो ध्यान रख लेना कि सामान्य सी बात है कि जब 1818 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, यानी जब 1858 में प्रस्तुत किया गया था, तब प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम प्रधानमंत्री था पॉर्नस्टार्न। ठीक है। और ये पारित कब हुआ? ये पारित हुआ था अगस्त में। कब? अगस्त में। ठीक है। तो अगस्त में पारित हुआ था ये 1858 को। और तब प्रधानमंत्री कौन था? तो तब प्रधानमंत्री था लॉर्ड डर्बी। ठीक है। और जब 1858 में महारानी कौन थी? क्योंकि ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो 1858 में महारानी थी कौन? विक्टोरिया। ठीक है। तो ये सामान्य सी बातें थी, ध्यान रखना। क्योंकि जो 1858 का भारत सरकार शासन अधिनियम था, ये प्रस्तुत कब किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था फरवरी 1858 में। कब? फरवरी 1858 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे, मतलब ब्रिटिश के, पॉर्नस्टार्न। और जब पारित हुआ अगस्त 1858 में, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डर्बी। और महारानी कौन थी इस टाइम पे? दोनों टाइम पे ये महारानी थी विक्टोरिया। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, कैसे? कि जब 1858 का अधिनियम पारित हुआ था, तब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखना उस टाइम पे जब पारित हुआ उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड डर्बी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना, ये सामान्य सी बातें थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान रखना, पहली बात तो 1858 में क्या किया गया? जो भारत का शासन था उसको किसके अधीन कर दिया गया? वो किसके अधीन चला गया? वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, है ना। तो ध्यान रखना कि 1858 में पहला काम तो क्या हुआ कि जो भारत का शासन था वो किसके अधीन चला गया? यानी भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट।
ब्रिटिश सम्राट, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देना कि ब्रिटिश सम्राट है वो तो भारत में आके शासन करेगा नहीं, यानी कि वो किसी ना किसी को तो कोई नियुक्त करेगा जो उसका काम करेगा, तो वो किसको बनाता है, वो बनाता है भारत सचिव। तो इसके लिए एक नया पद लेके आते हैं भारत के शासन के लिए ब्रिटिश सम्राट, और उसका काम कौन करेगा, भारत सचिव। और बात करें कि भारत सचिव, पहला जो भारत सचिव था वो किसको बनाया गया, तो पहला भारत सचिव बनाया गया था लॉर्ड स्टर्नले को। किसको, लॉर्ड स्टर्नले को, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी भारत का ये पहला सचिव था भारत का, है ना, भारतीय सचिव, पहला सचिव, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, पहला सचिव कौन था, लॉर्ड स्टर्नले। और इसकी भी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक क्या बनाई गई, मंत्रिपरिषद, ठीक है। 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद बनाई गई, और इसमें जो सदस्य थे वो कौन थे, ध्यान देना। जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा था ना हमने, तो उसमें जो सदस्य थे ना, उनमें से ही 15 सदस्य यहाँ पर लिए गए, क्योंकि 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों तो खत्म कर दिए गए थे, और उनके स्थान पर क्या आ गया, भारत परिषद, ठीक है। इन सदस्यों का नाम दिया गया भारत परिषद, ठीक है। और भारत परिषद में जो 15 सदस्य थे ये कौन थे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उन्हीं में से थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान आना चाहिए आपका कि जो भारत परिषद है वो किस लिए गठित की गई थी, वो गठित की गई थी भारतीय सचिव की सहायता के लिए। तो और भारत सचिव और भारत परिषद थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया लंदन के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब दोनों कहाँ पर है, ये ब्रिटिश में है, तो काम किसके लिए कर रहे हैं, ये भारत के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब भारत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ किसकी संसद के प्रति उत्तरदायी है, ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश के लिए होंगे ना, तो ये किसकी बात सुनेंगे, भारतीयों की या फिर ब्रिटिश की। तो सीधी सिंपल सी बात है कि किसकी सुनेंगे, ब्रिटिश की, यानी भारत की सुनने वाला अभी भी कोई नहीं है। तो ये दोनों तो ब्रिटिश में बैठे हुए हैं, लेकिन भारत में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो भारत का जो शासन है उसको देखेगा। तो उसके लिए भारत में कौन बनाया हुआ है, गवर्नर जनरल। तो वही क्या काम करेगा, भारत का शासन देखेगा भारत में। कौन देखा है, गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पर एक चीज सामने आती है, वो क्या, कि जब भी ब्रिटिश सम्राट कोई आदेश देगा और उनको जब गवर्नर जनरल यहाँ पर मतलब उसके प्रतिनिधि के रूप में सुनाएगा, तो उस टाइम पे इसको क्या कहेंगे हम, वायसराय। क्या कहेंगे, वायसराय। तो ये चीज ध्यान रखना कि वायसराय का पद कब आया, तो ये आया 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। और वायसराय कब कहेंगे, जब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में ये कोई बात करेगा, उस टाइम पे इसको क्या कहेंगे, वायसराय। नहीं तो ये क्या है, गवर्नर जनरल। सामान्य स्थिति में क्या है, गवर्नर जनरल। लेकिन जब ब्रिटिश सम्राट के कार्यों को या उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वायसराय। तो यहाँ से एक कॉमन प्रश्न बनता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन करने वाला है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, दोनों को मिक्स कर देगा। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखना कि जो गवर्नर जनरल था 1858 के टाइम पे, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है भारत का, तो वायसराय भी कौन होगा, यही होगा। तो लॉर्ड कैनिंग ही कौन था, भारत का प्रथम वायसराय। तो ध्यान रखना, प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। और भारत का बात करें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपके अंदर ना, सीधा सा आंसर होना चाहिए आपका लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हुआ, भारतीय सचिव की स्थापना की गई, और भारत का सचिव है वो कहाँ पर है, ब्रिटिश में। भारत परिषद की स्थापना की गई, इसमें 15 सदस्यों का चयन किया गया। 15 सदस्य कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, क्योंकि यहाँ पर 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया, और क्या बना दी गई, भारत परिषद। अब यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत परिषद थी वो किसका विकसित रूप थी, तो किसका, या फिर आपसे कह सकते हैं कि जो भारत परिषद थी वो किसका प्रतिनिधित्व करती थी, तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं कि जो भारत सचिव है वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनाया जाता था, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये सीधी सी बात है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो भारत में भी तो कोई ऐसा पद होना चाहिए ना जो कि उसको देखे, तो उसके लिए कौन था, गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल को क्या कहते हैं, हम वायसराय कहते हैं। तो यहाँ से अब ध्यान देना, ये चीजें आपकी कंप्लीट होती है पूरी तरीके से। और जैसे आपके एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1858 में, कब, 1858 में, और कब, 1 नवंबर
1 नवंबर 1858 को जो महारानी थी विक्टोरिया, यानी सम्राट वही थी वहां की, तो महारानी जो विक्टोरिया थी उसने एक आदेश जारी किया था और उसको पढ़कर भारत में किसने सुनाया था? गवर्नर जनरल ने। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल किसका काम करेगा? वायसराय का, क्योंकि किसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा है? वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में। तो ध्यान रखना कि जो 1858 में इलाहाबाद में सुनाया था, ये और चीज ध्यान रख लेना, कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये वैसे बता दी मैंने, कोई सामान्य सी बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि जो विक्टोरिया महारानी थी उसका जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था वो था वायसराय, और पहला जो वायसराय बना था वो बना था लॉर्ड कैनिंग। और अपन बात करें कि जो इसके संदर्भ में एक चीज और है, एक लाइन और है, वो आप ध्यान रख लेना कि जो भारतीय बुद्धिजीवी थे उन्होंने जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम था इसको मैग्ना कार्टा भी कहा था। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा था? क्योंकि पहले भारत का जो शासन था किसके अधीन था? वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। लेकिन अब क्या हुआ? अब किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश सम्राट के अधीन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब पहले तो कोई कंपनी हम पे अधीन कर रही है, अब तो कम से कम हम किसके अधीन चले गए? किसी देश के अधीन चले गए, या फिर किसी सरकार के अधीन चले गए, या फिर आप कह सकते हो किसी संसद के अधीन चले गए। तो अब तो कुछ ना कुछ भारत की सुनवाई होगी ना। यानी पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी करती थी, अब तो कहाँ पर जाएगी हमारी सारी बातें? ब्रिटिश संसद के अधीन। तो इसीलिए जो भारत के बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसको क्या कहा था? जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था इसको कहा था मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे जो अपने बचे हुए हैं 1861 का, 1892 का, और 1919 और 1935। कोशिश में यही करूंगा कि जो अगली क्लास है उसमें आपके सारे अधिनियम है एकदम फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि जो 1858 के बाद 61 का है और 92 का, वो तो छोटे छोटे से अधिनियम है, और इंपॉर्टेंट आपके लिए 1919 और 1935 का ही है ज़्यादा। तो कोशिश में यही करूंगा कि अगली क्लास में खत्म कर ले अपन उनको, और उसके बाद अपन भारत के जो संविधान है उसके बारे में प्रॉपर रूप से आ जाएंगे, मतलब संविधान सभा के बारे में अपन उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।